तो उसको फॉलो करने की कोशिश करो। कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट मैसेज करना मुझे, या अभी क्लास में जब टाइम मिलेगा पूछ लेना माइक्रोफोन ऑन करके। मैं ये तुम्हारा साथ एग्जामिनेशन शेड्यूल शेयर कर रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या है, ये है एग्जामिनेशन शेड्यूल, ठीक है। क्या बात स्पेलिंग है, SCHE, जो तुम फॉलो करोगे, मतलब ये आने वाले टाइम के लिए तुम्हारा साथ जाएगा। अब एक एक एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि ये जो TIFR का एग्ज़ाम्स है, ये TIFR का एग्ज़ाम्स जो है वो TIFR का 3 सेंटर है। एक है DBS, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, बॉम्बे, ठीक है। इसमें 2 तरह का प्रोग्राम है, एक है IPHD इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम, और दूसरा है MS प्रोग्राम, MS इन रिसर्च। थोड़ा सा ध्यान दो, कोर्स का नाम है MS मास्टर ऑफ साइंस इन रिसर्च। इसमें तुम्हें 3 साल के बाद डिग्री मिलेगा, समझे, पहला पॉइंट। और इंटीग्रेटेड PhD तो इंटीग्रेटेड PhD होता है, तो मास्टर्स के बाद विल बी डायरेक्टली प्रोमोटेड टू PhD, मतलब एक साथ निकलोगे, मास्टर्स और PhD डिग्री बीच में छोड़ नहीं पाओगे। तो ये 2 प्रोग्राम हो गया। कहाँ पे होता है, ये बॉम्बे में खाली होता है, पहला पॉइंट। दूसरा जो NCBS है, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, जो बैंगलोर में है, ठीक है। अब इसमें आता है IPHD खाली, इसमें MS वाला प्रोग्राम नहीं होता है। मेरी बात समझ में आया, इसमें होता है इंटीग्रेटेड PhD का प्रोग्राम। दूसरा होता है TIFR हैदराबाद, ये है हैदराबाद में, TIFR हैदराबाद में है। इसमें भी IPHD होता है, ना कि मास्टर्स प्रोग्राम होता है। बोलो समझ में आया। ये हो गया TIFR का इंस्टीट्यूट, जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में, DAE के अंडर में। हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब जितने भी आइजर्स हैं, जैसे आइजर कोलकाता हो गया, मोहाली हो गया, पुणे हो गया, टॉप जो आइजर्स हैं मोहाली, पुणे, ठीक है, मोहाली, पुणे, ये जो सारे हैं, ये सारे क्या करते हैं, इनके जो इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम है ये लेते हैं TIFR के स्कोर से। अब कैसे प्रोसेस होता है, तुम TIFR का एग्ज़ाम दोगे, अगर एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए, एक रिज़ल्ट का लिस्ट निकलेगा, उस रिज़ल्ट लिस्ट में जितने लोग रहेंगे उन लोगों को एक मेल भेजा जाएगा, क्या लिखने के लिए, एक राइट अप सबमिट करने के लिए बोला जाएगा। राइट अप और रिकमेंडेशन चाहिए। अगर यहाँ पे तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, राइट अप सिलेक्शन हुआ, तो तुम इंटरव्यू देने जाओगे, जो 2 राउंड का होता है। पहला फर्स्ट राउंड ऑनलाइन होता है जनरली, या अभी ऑफलाइन कर देगा पूरा, तो ऑफलाइन भी हो सकता है। सेकेंड राउंड होगा ऑफलाइन, ठीक है। ये सारे इंस्टीट्यूट के लिए है, कॉमन है ये। अब जो तुम्हारा आइजर हैं, ये अलग से तुम्हें मेल भेजेंगे कि भाई तुम शॉर्ट लिस्टेड हो इंटीग्रेटेड PhD के लिए, सो यू अपीयर फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। डायरेक्ट इंटरव्यू होगा तुम्हारा, उसके बाद ही होगा जब तुम ये राइट अप जब सबमिट करोगे, उसके बाद ही होगा। तो ये मोटा मोटी एक प्रोसेस मैं तुम्हें बता दिया TIFR एग्ज़ाम देने का, और क्या क्या तुम्हारा इंस्टीट्यूट है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, जो काम मतलब जो स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं और तुम उसमें एडमिशन ले सकते हो। इसमें एक थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ यही है कि ये MS 3 साल का है, जैसे मेरा एक दोस्त भी कर रहा है, बाकी सारे जगह पे इंटीग्रेटेड PhD है। यहाँ पे जो दिक्कत है, ये जो 3 साल का MS है, इसमें तुम्हें हॉस्टल नहीं मिलता, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, बाहर रूम लेना पड़ेगा। बॉम्बे थोड़ा कॉस्टली सिटी है, उसके हिसाब से थोड़ा पैसा नहीं बचा पाओगे, जो भी हो, दैट इज़ सेकेंडरी थिंग। बट अगर अच्छा एक्सपोजर लेना चाहते हो, ये TIFR का इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरा चीज़, जैम, बताओ इस TIFR का रिलेटेड किसी को कुछ सवाल है तो बता सकते हैं, बताइए। TIFR के रिलेटेड कुछ ही किसी को कुछ प्रॉब्लम, दिक्कत। और हाँ, TIFR खाली मतलब BSc के बाद नहीं देते, जो PhD वाले बच्चे हैं वो भी देते हैं, मतलब उनका लिस्ट अलग निकलता, मतलब सेम लिस्ट में अलग अलग करके निकलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो MSc के बाद, मतलब MSc का सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में भी तुम TIFR का एग्ज़ाम दे सकते हो, पर इसका वही है कि ये GRF जो है ये नहीं देता, ये जो उस साल का ही है, उस साल में ही तुम्हें एडमिशन लेना पड़ेगा। सो फर्स्ट ईयर में अगर MSc फर्स्ट ईयर में हो, सो तुम एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस साल तुम एडमिशन नहीं ले पाओगे। सो MSc सेकेंड ईयर में और BSc थर्ड ईयर में, इन दोनों टाइम में एग्ज़ाम देना चाहिए, और लोग जनरली देते हैं। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
अगर एमएससी से पीएचडी करना चाहते हो तब भी अपॉर्चुनिटी है, इस एग्ज़ाम से तुम घुस सकते हो, ठीक है, टीआईएफआर के इंस्टीट्यूट में। ऐसा नहीं है कि अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी नहीं घुसे तो नहीं होगा। अच्छा, इसका ऑल्टरनेट भी सुन लो। अगर तुम टीआईएफआर में घुसना चाहते हो, तुम्हारा अगर सीएसआर का रैंक या गेट का रैंक अच्छा है, मतलब टॉप 100 या टॉप 50 के अंदर होता है, जनरली टॉप 10% लोगों को बुलाता है। सपोज 100 लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो उसका टॉप 10 मतलब 10 लोगों को बुलाएगा, ठीक है। तो टॉप 10% एक क्राइटेरिया है जहाँ से वो लोग डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाते हैं, तो ये राइटअप का झंझट नहीं रहता, ये एक चीज़ है। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या क्या है एक बार बताओ ना भाई, अनम्यूट करके बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। फेलोशिप मिलता है, अरे भाई फेलोशिप मिलता है, सबसे ज़्यादा फेलोशिप टीआईएफआर वालों को मिलता है, एचआरए सबसे ज़्यादा मिलता है, लैपटॉप खरीद सकते हो, आईपैड आईफोन सब खरीद सकते हो। 16,000 डिपेंडिंग अपॉन, आई होप एमसीबीएस में 16 ही हैं अभी, 16 या 25 कर दिया होगा, एक बार देखना पड़ेगा, 16 मिनिमम, ठीक है। 16,000 पहले 2 साल, 16,000 गलत बोल रहा हूँ, 21 या 25,000 आरसीबी 16,000 देता है। आरसीबी में अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी हो तो 16 के देता है। अगर टीआईएफआर का इंस्टीट्यूट है, मुझे एक बार क्रॉस चेक करना, 25 के आसपास देता है। अगर गलत बोल रहा हूँ तो एक बार वेबसाइट से क्रॉस चेक कर लेना, बिल्कुल। दूसरा, टीआईएफआर का इंस्टीट्यूट रिजल्ट और कोई इंस्टीट्यूट भी देखते हैं, तो मैंने अभी तो बताया आपको, आइजर्स वाले देखते हैं, आइजर्स देखते हैं, उसके बाद तुम्हारा फिजिक्स का आईसीटीएस ये सब देखते हैं। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं। और जो चार्ट है ना, तुम्हें एनबीआरसी देखते हैं, एनबीआरसी माने सर एनबीआरसी में है, बोलो समझे। एमएससी एंट्रेंस के लिए ड्रॉप देना और होगा। देखो भाई, ड्रॉप किस मतलब क्या करना चाहते हो डिपेंड, मतलब तुम्हारा क्वालिफाई नहीं किए हो क्या अच्छे एग्ज़ाम के लिए, देन आप देखो डिपेंड करता है कि एमएससी अच्छे जगह से करो ना करो। बहुत लोगों ने नहीं किया है, पर अगर पीएचडी करना है तो तुम्हें एक नेशनल लेवल फेलोशिप चाहिए, चाहे वो आईसीएमआर हो, डीबीटी हो, एटलीस्ट गेट, क्योंकि गेट के फेलोशिप से तुम आईआईटी आइजर्स में घुस सकते हो, एनबीआरसी ये सब में घुस सकते हो आराम से। 1 साल ड्रॉप लिया है तो जनरली नहीं पूछता, वो ही पूछेंगे कि कहाँ थे, अगर पूछेगा, पर उतना मैटर नहीं करता। तो ड्रॉप वो ठीक मतलब एडजस्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अच्छा स्कोर है तो क्या कौन ही पूछेगा, तुम कितना भी ड्रॉप लगाओ। जैसे मैं एक एक करके आता हूँ। जैसे ये तुम्हारा जो गैडबी से जो इंट्रांस होता है, मतलब गैडबी से जो एडमिशन होता है ना, अब गैडबी से जो एडमिशन होता है जेएनयू हैदराबाद सेंट्रल, यहाँ पे इंटरव्यू का कोई सीन नहीं है। तुम्हारा रैंक है, तुम अप्लाई करोगे, तुम सीट मिल जाएगा, ठीक है। तो उतना टेंशन मत लो। और अगर प्रिपरेशन के लिए तुम ड्रॉप देना चाहते हो, मतलब ऐसा प्रिपेयर करो, देन आई चूज़ टू ड्रॉप, इसलिए मैं आस्क कर रहा हूँ। देखो इट्स बेटर, तुम अगर मतलब देखो पहला चीज़ है कि ड्रॉप दे रहे हो तो उसका थोड़ा यूटिलाइजेशन भी अच्छे से करना, ताकि जो तुम एमएससी के बाद, जैसे अब देखो ना क्या होता है ड्रॉप देने का मतलब है, देखो एमएससी के बाद फिर लोग पीएचडी एंट्रेंस देते हैं, है ना। यहाँ पे सीएसआर आएगा, डीबीटी आएगा, सो उसके लिए लोग प्रिपरेशन करते हैं, 2-2 साल एक साल करते हैं। सो इससे अच्छा तुम एमएससी के पहले दे दो, और एमएससी का पढ़ाई ऐसे करो कि ताकि तुम्हारा यहाँ पे टाइम ना जाए, समझे। रिद्धि बोलिए, ये पॉइंट समझ में आया सर? हाँ बोलिए बोलिए आकाश। सर गैडवी के थ्रू कुछ आईआईटी में भी एडमिशन होता है ना? अरे आईआईटी रूट की इस बार बंद कर दिया है, दिक्कत वही है। देखो 3 सर आईआईटी हैं, देखो आई बताता हूँ, देखो वेट करो थोड़ा। तुम्हारा ये जो जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स होता है, ये यहाँ से बॉम्बे लेता है, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। आईआईटी दिल्ली इस बार लाइफ साइंस एमएससी लाइफ साइंस या कुछ बायोटेक्नोलॉजी का एमएससी प्रोग्राम खुला है, जिसमें आईआईटी दिल्ली लेता है। ये हो गया, बहुत कम सीट्स हैं, शायद 16-17 ऐसे सीट्स हैं। आईआईटी बॉम्बे में 30 सीट्स हैं, आईआईटी बॉम्बे में सबसे ज़्यादा सीट्स होते हैं। उसके बाद आता है आईआईटी इंदौर, उसके बाद आता है आईआईटी रुड़की। ये ऐसे 4 आईआईटीज़ हैं जो जैम से बायोटेक्नोलॉजी जो पेपर होता है उससे एडमिशन लेता है, समझे।
अब ये जो रुड़की है, ये लास्ट बार जैसे मैं मेरे टाइम पे था, ये गैडबी से ले रहा था, लास्ट 2023 में भी गैडबी से ले रहा था, इस बार वो गैडबी से हट गया। ये डिपेंड करता है। आईआईटी इंदौर पूरा ये तो इसका सीट और कम है, 6 7 15 10 12 या ऐसे सीट्स होता है। सो आईआईटी जैम से और आईआईसी बेंगलोर आता है, सॉरी यहाँ से सबसे बड़ा नाम है आईआईसी बेंगलोर, पीएचडी के लिए इंटरव्यू में बुलाता है तुम्हें, ठीक है। और जैम से एमएससी प्रोग्राम के लिए एडमिशन होता है आईआईसी में। पर इसमें एक स्टार मार्क यही है, तुम्हारे जेब में अगर पैसा नहीं है तो एमएससी प्रोग्राम में जाने का कोई मतलब नहीं है आईआईसी में, क्योंकि कोर्स फी शायद मतलब 2-2.5 लाख 3 लाख के आसपास है एमएससी। ये पैसा देना पड़ता है, यहाँ पे तुम्हें पैसा मिलेगा नहीं, पहली बात। गैडबी से तुम अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो 5,000 करके देता है, 5,000 करके देता है। आरसीबी में अगर मिले तुम्हें 16,000 मिलेगा इंटीग्रेटेड पीएचडी में। आरसीबी का एक क्राइटेरिया ये है कि उनका जो प्रोग्राम है उसका नाम है एमएस पीएचडी प्रोग्राम। एमएस के बाद तुम्हें जो पीएचडी करने के लिए फेलोशिप चाहिए। अब ये थोड़ा मतलब वही सवाल उठ जाता है कि फिर ये प्रोग्राम चलाना क्यों है। इसका मतलब फेलोशिप चाहिए का मतलब तुम जब मास्टर्स ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा, उसके बाद तुम चाहे सीएसआर हो, डीबीटी हो, या कोई भी एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये आरसीबी का केस बता रहा हूँ, समझे। आकाश भाई अब बताओ क्या दिक्कत है, बोलिए। सर पर मैंने 2022 का 2023 का प्रोस्पेक्टस चेक किया, 2024 का आईआईटी इंदौर उसमें है, 2024 के प्रोस्पेक्टस में आईआईटी इंदौर है 10 सीट से। आईआईटी इंदौर ले रहा था? हाँ सर, 2024 का ये प्रोस्पेक्टस चेक किया था मैंने, अच्छा आईआईटी मैं इंदौर खोल के देख लेता हूँ, 10 देखो सीट। क्या करोगे, देखो अच्छा देख लेते हैं। वो आप बात की बात है, क्या करता है ना, देखो पहला फिर आईआईटी के पीछे मत भागो यार, बहुत खर्चा है। आईआईटी बॉम्बे तुम्हें लूट लेगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ ओके कुछ चीज़ें। हाँ, जैसे नाम के ऊपर लोग जाते हैं पर दिक्कत है कुछ कुछ। देखो गैडबी इंफॉर्मेशन ब्रोचर, गैडबी इंफॉर्मेशन, ये देखो ये खोला मैंने, ठीक है। अब ये खुलेगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, अच्छा लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन पार्टीशन, लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऐसे करके लिखना पड़ेगा शायद। लिस्ट ऑफ, मेरे डाउनलोड किया है लिस्ट ऑफ, ये देखो ये गैडबी 2022 का है यार। ये रहा, ये देखो। अरे यार यहाँ पे भी तो नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। देखो ये रहा, ये जो फेलोशिप का अमाउंट है देख लो। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए 5,000, एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के 7,500, अगर एमटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड एलाइड साइंस करोगे तो 12,000 पर मंथ। अब ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे तो अभी इस 2024 का कहाँ गया भाई, तुम्हारे पास है किसी के पास? तुम देखो, अच्छा मैं बताता हूँ, तुम्हें शेयर करता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ, उस दूसरे दिन कभी डिस्कस करेंगे अगर मिला तो, ठीक है। मिला मतलब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो यही है, इसमें आईआईटी इंदौर है क्या, नहीं है? आईआईटी इंदौर है, आईआईटी इंदौर है, सही बोला ठीक। आईआईटी इंदौर तुम्हारा जैम से कुछ सीट रखा है और गैडबी से कुछ सीट रखा है, पर आईआईटी रुड़की सर हाँ बोलो सर जैम से 15 सीट रखे हैं और गैडबी से 10 सीट रखे हैं। हाँ ऐसे ही बैलेंस बना के रखते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा सीट नहीं रखते हैं। अब मैं क्या बता रहा था यार, हाँ मैं तुम्हें बता रहा था, देखो पहला चीज़ जैम से जाओगे, जैम से अगर एडमिशन लोगे फेलोशिप नहीं मिलेगा। मेरे बैच में 14 लोग थे, 14 लोगों में 12 लोगों ने इंटीग्रेटेड पीएचडी ज्वाइन किया था। उसमें से एक, मतलब 12 को छोड़ के एक गया था आईआईटी बॉम्बे। एक जो गया था उसको ही खाली पैसा नहीं मिल रहा था, बाकी सारे लोगों को पैसा मिल रहा था, क्योंकि बाकी सारे लोग आइदर इंटीग्रेटेड पीएचडी थे और गैडबी से एडमिशन लिए थे। पहला पॉइंट। अब क्या फ़ायदा है, आईआईटी बॉम्बे का एक्सपोज़र तुम्हें दूसरे एरिया में ज़्यादा मिलेगा। अब तुम्हें अगर बहुत इंस्टेंट बहुत कुछ चाहिए तो अलग बात है, पर ये कॉस्टली है, सब लोग अफोर्ड नहीं करते। जनरली जो अच्छे बच्चे हैं वो नहीं जाते, भाई क्यों पैसा देगा तुम,
सेमिस्टर फ़ी बहुत ज़्यादा है, 30,000 के ऊपर है सेमिस्टर फीस, जो बहुत मतलब अगर तुम यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे JNU में 1,000 रुपये ऐसा कुछ है, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फीस है। सो पहला पॉइंट ये है, जैम से जाओगे तो फेलोशिप नहीं मिलेगा। दूसरा, ये जो IIT दिल्ली वाला खुला है ये बहुत रिसेंट, इस साल ही लास्ट साल खुला है, तो इसका कोई गारंटी है नहीं कि कितना अच्छा कोर्स होगा। ऑफकोर्स कोशिश करेंगे, बहुत दिन का डिपार्टमेंट है, पर डिपेंडिंग अपॉन दैट रिव्यू उतना लेना पड़ेगा। तुम अगर जाना चाहो तो बिल्कुल अच्छा जगह है। रुड़की का बायोटेक ठीक ठाक है, पर रुड़की बहुत ऐसा है कि जो तुम्हारा एरिया है, तुम देखो उसके बाद तुम्हारा काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। जो एक्सपोज़र है, लैब एक्सपोज़र, चाहे तुम यूनिवर्सिटीज़ में जाओ या IIT में जाओ, मोर और लेस सेम ही रहेगा। अब IIT का एक दो चार चीज़ें ज़्यादा हैं कि तुम जैसे तुम प्लेसमेंट में बैठ सकते हो, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करेगा तुम्हें, सीधी सीधी बात है भाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे IIT बॉम्बे में मेरे जो सीनियर्स थे, जैम में बहुत अच्छा स्कोर था, 5 या 6 रैंक था, तो क्या किया उन लोग, सो उन्होंने PhD नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट स्टैंड लाइफ साइंस, उन्होंने नाम सुना होगा, स्टैंड लाइफ साइंस में ज्वाइन कर लिया। 4-5 साल से वहीं पे काम कर रहे हैं। सो ये IIT बॉम्बे में तुम्हें पॉसिबल है, डायरेक्ट वो लोग आएंगे इफ़ आर एलिजिबल। अगर तुम अच्छा कोडिंग वोडिंग आता है थोड़ा बहुत, अगर तुम उस फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो तुम आके तुम हायर कर सकते हो, ये एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा है कि एक्सपोज़र के हिसाब से मैं तुम्हें बता दिया, प्लेसमेंट वगैरह थोड़ा बहुत होता है, पर वही IIT बॉम्बे में लोग आकाश में भी पढ़ाने जाते हैं, तो अगर तुम आकाश में पढ़ाने जाते हो तो तुम 30,000 क्यों खर्चा करोगे? अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ के जाओ, उसमें अलग बात है। रिसर्च एक्सपोज़र मोरलेस सब जगह सेम ही मिलेगा, कुछ बहुत ज़्यादा हेरफेर नहीं है। लगभग सारे जो टॉप इंस्टीट्यूशन है, चाहे तुम हैदराबाद का बात करो, JNU का बात करो, दे आर मोरलेस सेम, लैब एक्सपोज़र ही सेम। दूसरा चीज़ जो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये जो जैम है, जैम का सिलेबस वाइज तुम अगर देखोगे थोड़ा बहुत, तो तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छे से आना पड़ेगा ताकि तुम्हारा स्कोर अच्छा हो, क्योंकि जैम में तो एज इट इज़ की सीट्स बहुत कम है। देखो ना, हिसाब करके देखो, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 30, 10 और मैं मान लेता हूँ 30, 100 टॉप 100 अगर रैंक में लाओगे, उसमें भी अगर तुम काट लो आधा 50% रिजर्वेशन में चला जाएगा। जनरल के लिए मैं बात करूँ, टॉप 50 में अगर स्कोर करोगे तभी पॉसिबल है सीट मिलेगा, वरना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। पर अच्छा रैंक करोगे तो ये IIC तुम्हें बुलाएगा इंटरव्यू के लिए, समझे? पाथवे क्लियर है। तो पहला एग्ज़ाम तुम दोगे दिसंबर वाला TIFR, उसके बाद जैम आएगा। हर एक एग्ज़ाम देना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हें आइडिया दे जाएगा कि भाई क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, और अपने हिसाब से लेवल प्रिपरेशन मेरा कितना हुआ है वो पता करने के लिए जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम पढ़ो ना पढ़ो, उर्दी है क्या नहीं। देखो डिग्री तो अच्छा है, पर पैसा देना पड़ेगा। अगर तुम पैसे देने के खर्च करने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, देन यू शुड गो, डेफिनेटली गो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। IIC में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। IIC में तो बहुत सालों से साइंस हो रहा है, तो अलग बात है, ठीक है। तो अगर पैसा है तुम्हारे पास, अगर फेलोशिप नहीं है तब भी चल जाएगा, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है, जैम से। पर इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। चाहे तुम इंटीग्रेटेड PhD का बात करो, तुम्हें इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब दूसरा चीज़ है तुम्हारा CVT PG, ऐसे जानते हो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे BHU में तो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना चाहते हो, DU में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना चाहते हो, तो CVT PG जितने भी कॉलेजेस में लेते हैं, तो उसका भी एक लिस्ट है, तुम लोग इंटरनेट में सर्च करोगे आराम से मिल जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लाइफ साइंस जो है इसको स्टार मार्क करके रखो। JNU का जो लाइफ साइंस डिपार्टमेंट है वो बहुत बढ़िया है। JNU में 2 है, एक है तुम्हारा बायोटेक, दूसरा है लाइफ साइंस। तो बायोटेक जो है वो लेता है GATB से, तो इसका डिग्री होगा MSc इन बायोटेक्नोलॉजी। JNU का जो लाइफ साइंस है ये है MSc इन लाइफ साइंस। ये 2 ब्रांच है, मतलब 2 डिपार्टमेंट है, ठीक है। और GATB जैसे कि तुम सब लोग जानते हो, GATB से सबसे ज़्यादा सीट्स मिलते हैं और पैसा मिलता है, यहाँ पे पैसा मिलता है, फेलोशिप मिलता है। 5,000 भी बहुत है, अगर तुम भाई कुछ नहीं से अच्छा है तो कुछ मिलना ना। तो ये 4 एग्ज़ाम है, जो 4 मतलब तुम्हारा बुल्स आई होगा, ये चारों ही एग्ज़ाम। TIFR थोड़ा अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर सकते हो कि अपना लेवल क्या है।
क्योंकि TIFR डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नहीं कि भाई बताओ, पूछता है पर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री आना पड़ेगा, तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। प्लासा या फिर क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है, रेजोनेंस ये सबसे पूछा जाता है। सो ये दोनों एग्ज़ाम और ये दोनों एग्ज़ाम मैं बताऊंगा कम्प्लीटली। सिलेबस बायोलॉजी मोर और लेस सब कुछ सेम है, पर जैम और TIFR के लिए तुम्हें जो केमिस्ट्री है थोड़ा एडवांस और फिजिक्स भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये है एग्ज़ाम का शेड्यूल और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। क्लास में आओ, क्लास में हम लोग और डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने ये सारे एग्ज़ाम्स दिया है, मैं थोड़ा अपना बता देता हूँ। देखो, तो मैंने अपना जो बैचलर्स किया है वो मैंने किया है रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर से, RKMP बेलूर मठ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिसका NRF रैंकिंग लगभग 6 या 7 था। उसके बाद गिरता है, घटता है। अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा एक्सपोजर है। सो इसमें क्या जनरली होता है, हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है क्योंकि सीनियर्स एग्ज़ाम्स देते हैं, तो उससे आइडिया लगा। देखो मेरा बात मैं बताता हूँ, ये जो दिसंबर में TIFR हुआ था उसमें मेरा खास कुछ हुआ नहीं। मुझे तो पहली बार, अच्छा मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा हेजी हो गया। ठीक है, देखो एक चीज़ बता देता हूँ। पहला जो ये TIFR का एग्ज़ाम मैंने दिया था, ये TIFR का एग्ज़ाम में मैंने रिटन में तो क्वालिफाई कर लिया, पर इसमें एक झोल है। वो लोग तुम्हें क्वालिफाई तो करा देंगे, पर तुम्हारा अगर स्कोर कम है ना, तो वो तुम्हें इंटरव्यू में नहीं बुलाएगा। तो मुझे इंटरव्यू में बुलाया नहीं गया है, किसी जगह इंटरव्यू में मुझे कॉल नहीं आया, इन स्पाइट ऑफ क्वालिफाइंग दिस रिटन एग्ज़ाम। पहला पॉइंट, ये अंदर का बात है, तुम्हें एक्सपोज नहीं किया जाता। जनरली बच्चों को बाद में पता चलता है जब सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो मैं पहले से तुम्हें बता रहा हूँ, अच्छा स्कोर भी इम्पॉर्टेंट है, पर ये स्कोर बताएंगे नहीं तुम्हें, ये तुम्हें पता चलेगा, तुम खुद एग्ज़ाम दे के पता चल जाएगा। और दूसरा चीज़ इम्पॉर्टेंट होगा, जब तुम्हारा शेड्यूल हो जाएगा इंटरव्यू तब पता चलेगा। क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं, जो जैसे मैंने बताया सौरभ करके जो है TIFR NCBS में है, जो हैदराबाद में एक है, NCBS में 2 लोग हैं, और एक PhD में घुसा है JNU से। मैं बात बता देता हूँ तुम्हें। तो डायरेक्ट सिलेक्शन NCBS में एक ही का हुआ था, सौरभ करके, जो मेरा बैच का टॉपर था उसका। दूसरा है TIFR हैदराबाद में हुआ था, दोनों का स्कोर बहुत अच्छा था, शायद 1 या 2 नंबर हर एक मतलब बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे करके 4 सेक्शन होता है, जनरल करके एक सेक्शन होता है। 10-5 नंबर इधर उधर हुआ होगा, बाकी सब कुछ सही है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल पूछा जाता है, रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन नहीं है। तुम्हारा अगर 11-12 का बेसिक अच्छा है, तुम कर पाओगे, आराम से कर पाओगे। अब इंटरव्यू में नहीं हुआ। दूसरा है जैम आया। ठीक है, जैम आया फरवरी में। अब गलती क्या हुआ, जैम में तुम्हें पूछा जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अब मैं इसके चक्कर में पड़ गया, मैं पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत अच्छे से कर लिया, पर बायोलॉजी को भूल गया। पर तुम जैम में 60% से 65% बायोलॉजी से का सवाल आता है, तो मैं बायो को नेगलेक्ट कर दिया। मुझे अभी भी याद है, मेरा जैम का रैंक है 361, जो बहुत ख़राब है, कुछ नहीं मिलेगा, सच में कुछ मिला भी नहीं। ठीक है, हाँ बता देते हैं भाई। तो ये रैंक है, अब इसमें कुछ हुआ नहीं। फिर से मैं बता रहा हूँ, जैम दो, TIFR दो, CVT PG दो, बायोलॉजी को नेगलेक्ट मत करो। चाहे तुम कितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो, इस टाइम पे तुम्हें फोकस होना है, बायोलॉजी को नेगलेक्ट मत करो। मेरा गलती कहाँ हुआ वो मैं तुम्हें अभी भी रिस्पॉन्स शीट है, मैं दिखाऊंगा एक एक करके। यही फ़ायदा है, जैसे देखो क्लास में क्यों ज्वाइन करोगे हमारा, इतने सारे कोचिंग हैं, जाओ उधर जा सकते हो आराम से, मेरे से अच्छा पढ़ाएंगे तुम्हें। पर जो एडिशनल चीज़ें हैं जो कोई नहीं बताएगा, आई होप वो तुम हमसे सीख पाओगे। जैसे संजय सर ने भी JNU से किया है ना, मैंने RCB से किया है। JNU में मुझे सेकेंड राउंड में मिला था, हैदराबाद मिल गया था। सो ये जो चीज़ें हैं, ये मैं तुम्हें, अगर तुम्हें पहले से पता चल जाएगा तो दैट इट विल बी बेटर, तुम अच्छे से अपना स्ट्रेटजी बना पाओगे। और उसके साथ साथ ये सारे इंस्टीट्यूट में कोई ना कोई हैं, तो मैं तुम्हें अच्छे से उस रिलेटेड, अगर मुझे नहीं भी पता है, चाहे वो इंटरव्यू हो, सब कुछ ये हेल्प तुम्हें मिल जाएगा। तो ये सुविधा हम तुम्हें दे सकते हैं एज ए गाइडेंस, खाली पढ़ाना वाला चीज़ नहीं है, समझे। तो कोई दिक्कत हो तो तुम लोग अगर बैच में हो नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम पूछो। तो उसके बाद और क्या क्या फ़ायदा है तुम्हें, कि हम तुम्हें कनेक्ट करा देंगे कि भाई इससे बात कर लो, ये वहाँ पे इंटीग्रेटेड PhD कर रहा है,
तो तुम उससे बात करोगे तो तुम अच्छे से गाइड करो। देखो मैं NCBS में नहीं हूँ, पर मैंने NCBS का इंटरव्यू इंटीग्रेटेड PhD वाला नहीं दिया हूँ, मेरा दोस्त ने दिया है। उससे मैं तुम्हें बात करा दूँगा कि भाई तुमने अगर क्वालिफाई किया है तुम बात कर लो, तुम्हारे लिए बात आसान हो जाएगा। आफ्टर एग्ज़ाम वाला जो पार्ट है वो हम तुम्हें गाइड करेंगे, खाली एग्ज़ाम तक नहीं। जो आई होप मतलब मोस्ट ऑफ द जगह तुम्हें ये लैकिंग मिलेगा कि भाई उसके बाद क्या करें, क्योंकि इंटरव्यू सबके लिए नया होता है। तो इंटरव्यू मैंने भी बैचलर्स में दिया था, उसके बाद मास्टर्स में दिया, तो हर चीज़ नया होता है। तो ये जैसे मैंने बोला जैम के बारे में। अब उसके बाद आया गैट बी। हमारे टाइम पे 2021 में मैंने गैट बी दिया था, जैम दिया था, ठीक है। 21 में CVT PG नहीं था, CVT PG नहीं था तब। हर एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेता था, जैसे ACU लिया था, BHU में नहीं दिया मैंने, ACU का दिया था। तो गैट बी में मेरा रैंक था 10 आया था। सो इसमें मैंने क्या किया था पता है, खाली बायोलॉजी पढ़ा अच्छे से, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने ऑलरेडी जितना पढ़ना है पढ़ लिया। खाली बहुत अच्छे से एकदम हूबहू पाई टू पाई सब कुछ लिखा हुआ है मेरा, जितना चीज़ इन लोगों को भी बताता हूँ। सो इसके बाद RCB का इंटरव्यू मैंने दिया है। तो उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद सिलेक्शन हुआ, जो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। उसके बाद इंटीग्रेटेड PG में, उसके बाद मैंने गेट में भी अच्छा रैंक आ गया, 7 रैंक था। उसके बाद वही सेम प्रोसेस कंटिन्यू रहा। MSc का जब मैं सेकेंड सेमिस्टर नहीं था, उसमें लॉकडाउन चल रहा था, 21 के एंड में तो लॉकडाउन चल रहा था। CSIR क्वालिफाई हुआ 69 रैंक से, DBT GRF कैटेगरी 1, तो मेरे पास 2 GRF था। सो उसके बाद मैंने PhD कंटिन्यू किया। तो ये रहा कुछ जर्नी मेरा। और तुम्हें अगर इस रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, देखो मैंने सारे एग्ज़ाम दे दिए हैं, ऐसा नहीं है कुछ छूटा है भाई। तो छूटा है, जो क्वालिफाई नहीं हो पा रहा मेरा नेग्लिजेंस की वजह से हो पाया। सो अगर अच्छा गाइडेंस चाहते हो डेफिनेटली तुम ज्वाइन करो हमारा क्लास। मैं खुद ज़्यादा उसके साथ संजय सर हैं, रोहित हैं, बाकी लोग भी हैं, तो तुम्हें अच्छे से गाइड कर देंगे। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा अगर तुम्हें अरे भाई नोट्स शेयर, अरे नोट्स कुछ पढ़ाएं तो नहीं भाई, नोट्स कहाँ शेयर कर देंगे यार नोट्स। अरे यार सबको नोट्स चाहिए, नोट्स अपना बनाओ ना। क्या नोट्स बनाए, नोट्स लिख दिए लो ये शेयर कर दे तुम्हारे साथ। पढ़ाने तो दो भाई, पढ़ाएंगे तभी तो शेयर करेंगे। हाँ अब बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्या बोल रहे थे कि RCB के बारे में थोड़ा बताइए, क्या बताना, क्या पूछना है बताइए, क्या पूछना है स्पेसिफिक कुछ पूछिए, क्या बताएं आपको। आकाश भाई तुम्हें और कुछ सवाल हैं तो अनम्यूट करके पूछो। अरे हेजिटेट क्यों कर रहे हो भाई, हम तुम्हें चबा थोड़ी जाएंगे। एडमिशन प्रोसेस किसके बारे में? अच्छा स्कॉलरशिप के बारे में। एडमिशन प्रोसेस मास्टर्स के बाद तुम अगर देखो गैट भी दोगे तुम, ठीक है, गैट भी दिए। अब गैट भी के बाद RCB एक फॉर्म निकालता है किसके लिए, MS PhD प्रोग्राम, ये IPhD नहीं बोलता, MS PhD, MS and PhD, इसके लिए एक फॉर्म निकलता है जो तुम्हें फिलअप करना पड़ेगा। अब मज़ेदार यही बात है कि ये जो फॉर्म आता है गैट बी के रिज़ल्ट से पहले आ जाता है, तो मैं तुम्हें इंटीमेट कर दूंगा कि भाई फॉर्म निकल गया है, जाके भर दो। अब फॉर्म आया, फिलअप किया, तुम अगर मिनिमम एक, अब ये RCB ज़्यादातर बताता नहीं है, डायरेक्ट ईमेल करता है स्टूडेंट्स को जिनका स्कोर थोड़ा डिसेंट स्कोर हो, पर बहुत दूर तक बुलाता है RCB, 150 नंबर तक भी बुलाया है, 120 नंबर, 140 नंबर, अगर तुम्हारा कोटा वोटा थोड़ा बहुत है तो ईमेल करेगा। उसके बाद ऑफलाइन इंटरव्यू होगा, ठीक है, ऑफलाइन इंटरव्यू होगा RCB में जाके, ऑफलाइन इंटरव्यू होगा, एक राउंड इंटरव्यू होता है, कहानी ख़त्म, एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा, और 16K करके पहले महीने से तुम्हारा पैसा मिलेगा, ठीक है। जब MSc का 2 साल हो जाएगा उसके बाद तुम्हें PhD में एडमिशन, मतलब PhD कंटिन्यू करने के लिए तुम्हें फेलोशिप चाहिए। फेलोशिप मतलब तुम्हें चाहे CSIR DBT कोई भी एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये रहा RCB का एडमिशन प्रोसेस। आप बताइए, बोलो आकाश भाई। सर गेट, जैसे हमने गेटवी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं अगर, हाँ, तो और गेटवी के थ्रू किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो हर जगह मतलब फेलोशिप मिलता है सर, किसी भी इंस्टीट्यूट में? हाँ बिल्कुल,
अब किसी भी मतलब तुम अगर उस यूनिवर्सिटी के लिस्ट में जाके एडमिशन लेते हो, मतलब गैट भी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ होता है, ठीक है। अच्छा, नहीं सर, मतलब ऐसा नहीं रखना कि यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं नहीं गेडवी नहीं के नहीं थ्रू, मतलब नहीं, गेडवी देखो के देखो थ्रू तो। देखो देखो वो जो यूनिवर्सिटी जो लिस्ट है ना, उसमें से हाँ सर। तुम अगर किसी एक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हो तो तुम्हें पैसा ओके मिलेगा। सर। उसमें पैसा मिलेगा 5,000 करके प्रति महीना, समझे। ओके सर। हाँ। सर तो ये 16,000 ये आरसीबी से मिलेगा और गेट बी का 5 अलग से। अरे नहीं भाई, नहीं भाई उतना भी पैसा नहीं है, 16,000 करके मिलेगा नहीं नहीं नहीं, गैडवी मतलब, अरे भाई गैडवी तो एग्ज़ाम ले रहा है एफिलिएटेड, मतलब देखो आरसीबी फंडिंग एजेंसी की तरह, डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो कुछ कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, ये कोई हंसने वाला चीज़ नहीं है। CSIR, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके अंडर बहुत सारे लैब हैं। ये एक पैसा देता है सबको, क्या देता है, पैसा। ये फंडिंग एजेंसी की तरह काम, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। इसके अंदर बहुत सारे लैब्स होते हैं, फिजिक्स के लैब्स होते हैं, केमिस्ट्री के लैब्स होते हैं, समझे। वैसे हैं डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये भी एक एजेंसी है। इसका भी जो तुम्हारा CSIR है, इसको भी मैनेज करने के लिए डायरेक्टर जनरल होता है, DG होते हैं, जो डायरेक्टर लेवल के लोग होते हैं। डीबीटी का जैसे राजेश गोखले, जैसे संजय सर का फोटो है देखना, तो जैसे राजेश गोखले हैं, CSIR का वो मैडम है, काली सेल्वी कल के मैडम है, डायरेक्टर जनरल। तो ये सारे फंडिंग एजेंसी हैं। तो डीबीटी का हेडक्वार्टर है RCB। अब डीबीटी क्या कराता है, बायोटेक्नोलॉजी एग्ज़ाम, मतलब बायोटेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए कोर्सेज चलाता है। कोर्सेज किससे चलाता है, सपोज तुम्हारा यूनिवर्सिटी का नाम है JNU, तुम जैसे आकाश JNU का प्रोफेसर है, ठीक है, या प्रिंसिपल है। सो डीबीटी ने बोला कि भाई ये JNU में आप जो MSc बायोटेक्नोलॉजी वाला प्रोग्राम है, उसमें हम आपको पैसा देना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को पैसा देना चाहते हैं। तो ऐसे चला प्रोग्राम, ताकि बायोटेक्नोलॉजी प्रमोट हो पाए। तो पैसा कौन खर्च कर रहा है, डीबीटी, ना कि यूनिवर्सिटी। पैसा आएगा डीबीटी से। यूनिवर्सिटी अपना कोर्स कराता है पर फेलोशिप नहीं देता है, फेलोशिप देगा तुम्हारा डीबीटी, समझे। बोलो हाँ कि ना, अभी समझ में आया आपको शिवांगी। हाँ, और कुछ राम प्रकाश भाई बोलो, क्या नोट्स चाहते हो बताओ यार, क्या चाहिए बताओ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। साक्षी और UV बारी, ये क्या नाम है भाई, UV मतलब अल्ट्रावायलेट रे, अच्छा बस देखना था कैसे कर रहे हम लोग, क्या मतलब क्या कर रहे हम लोग, समझा नहीं राम प्रकाश भाई। अरे भाई तुम अनम्यूट तो कर लो यार, कुछ होगा नहीं। नोट्स कैसे अरेंज करेंगे, अच्छा नोट्स अरेंज करने के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे नोट्स बनाओगे। वो क्लास में आओ, एक एक करके, एक दिन में तो सब कुछ बता नहीं सकते हम, तो एक एक करके आज जितना इन्फॉर्मेशन शेयर किए, तुम जितना समझे हो, थोड़ा बहुत सुने हो, उसको कान में रखो, दिमाग में रखो, और जो प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी हो, कुछ कुछ पॉइंट्स में बता रहा हूँ, उसको सुनो। अभी इंस्टीट्यूटल और श्योर सेट सिलेक्शन स्ट्रेटेजी फ्रॉम नाउ, ये क्या होता है भाई श्योर सेट। अच्छा आकाश भाई बताओ, हाँ बताओ। सर अगर गेडवी के लिए हम प्रिपरेशन करें तो सर, अगर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री अगर स्किप कर दे तो सर अच्छे रैंक से क्वालिफाई हो सकते हैं। अच्छा हमें एक चीज़ बताओ, तुम फोर्स का यूनिट डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे। गैडवी का क्वेश्चन पेपर देखे हो ना। हाँ सर देखें। हाँ तो फिर तुम एक चीज़ बताओ, छोड़ के क्यों जाओगे। अगर तुम्हें इतना आसान क्वेश्चन पूछ ले, मतलब वही है ना, तुम्हारे पास 10 रुपये पड़ा है, तुम उठा नहीं रहे हो कि झुकना पड़ेगा, हाँ कि ना, एनालॉजी समझे। अगर तुम्हारे सामने कोई रख दे तो तुम झुक के नहीं उठा पाओगे, तो तुम फिर क्या ही पढ़ाई करोगे, तुम बताओ यार। तो आसान लेवल का क्वेश्चन करोगे ना, तुम क्यों दिमाग लगाओगे ज़्यादा। मैं तुम्हें बता दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, हर साल सेम पैटर्न फॉलो होता है, समझे। जो क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हें पूरा 11-12 फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा ना, ना बेटा फंस जाओगे। यही तो दिक्कत है, इसलिए तो लोग गाइडेंस लेते हैं, समझे आकाश भाई। तुम हमारे पास क्यों आओगे, कुछ फ़ायदा होगा तभी ना आओगे। अब 10 रुपये हमारा तुम्हें दिखा देंगे कि भाई देखो वो 10 रुपये पड़ा है, पर उठाना का काम तुम्हारा है, समझे। तो तुम्हारे अगर थोड़ा बहुत अप्रोच सही है तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा,
ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लो। और जनरल एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत अगर कर लो तो मतलब वही छुट्टा फुट्टा गुड़ा मतलब उठा लो, सामने चल रहा हो ऐसे नोट्स सब कुछ है उसमें, चिल्लर पिल्लर है वो भी रख लो अपने पास, अमाउंट बढ़ जाएगा तुम्हारा। और क्या, 100 था 105 रुपये हो जाएगा, है ना। अब बोलिए अनमोल प्रीत जी, सर नेट में स्पेशलाइजेशन पूछते हैं क्या क्या, समझा नहीं। मैसेज कहाँ देखते हैं, चाहिए रहा मैसेज। शिवांगी ने पूछा सर ये एमएस करके लीव कर सकते हैं, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल लीव कर सकते हैं, इसलिए तो रखा है कि तुम अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करोगे भगा देगा तुम्हें, तो यू नीड ए फेलोशिप टू कंटिन्यू। हार्ड होता है, हार्ड तो नहीं होता भाई, वही तुम्हें अगर पूछे कि डीएनए किससे बना है, अगर वो नहीं बोल पाओगे तो तुम्हारे लिए हार्ड है। अगर एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो हार्ड है। तो बहुत बेसिक से चीज़ें पूछा जाता है, मैं तुम्हें बाकी जितने भी लोग हैं उससे तो जानता हूँ। बायोलॉजी डीआरडीओ इसरो में कहाँ जाओगे यार, रॉकेट में थोड़ी बायोलॉजिस्ट को बिठाएंगे, जब एस्ट्रोबायोलॉजी प्रोग्राम खुलेगा तो अलग बात है। डीआरडीओ डिफेंस जो बार्क में है ना, बार्क में बायोलॉजिस्ट को लेता है, बार्क में रिसर्च होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो डिफेंस का ही है पार्ट। तो बार्क में रेडिएशन बायोफिजिक्स और ये सब के ऊपर काम होता है। तो बार्क में जो, अब वही तो मैं बता रहा हूँ ना यार, जो तुम्हारा गेट का रैंक है ना, बार्क में डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाएगा तुम्हें, मुझे जैसे बुलाया था, गया नहीं अलग बात है। अगर अच्छा रैंक लेके आते हो तो गेट से तुम बार्क में लिए डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठ सकता हो। अनमोल जी बताइए। सर मैं ये पूछना था कि जो CSIR नेट है हाँ उसमें जब वो फॉर्म भरते हैं तो वो स्पेशलाइजेशन मांगते हैं बायोडाइवर्सिटी या जेनेटिक्स से, तो अच्छा। क्या सर जो उसका पेपर आता है वो उस स्पेशलाइजेशन में ज़्यादा फोकस होता है या फिर ओवरऑल आता है? CSR नेट लाइफ साइंस, हाँ जी हाँ जी। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा बहुत देखे हैं, ये रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपने सिलेबस देखे हैं। ये दो चीज़, पहला चीज़ करना, आप क्या करना, पहला काम आपको करना है कि सिलेबस देखना है उसका। सिलेबस में ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है, 13 यूनिट्स होते हैं, 13 यूनिट्स में हर एक यूनिट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। और दूसरा है, ऐसा कुछ बात है नहीं कि आप अगर, जैसे मेरा माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड है, BSc माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद बायोटेक, तो मेरे लिए तो जूलॉजी बहुत मुश्किल होगा, पर ऐसा कुछ बात है नहीं, तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। CSIR एक ओवरऑल एग्ज़ाम लेता है, तो इसका नाम इसलिए रखा है लाइफ साइंस, है ना। तो लाइफ साइंस में तो सब कुछ आता है, बायोटेक भी आता है, एनिमल बायोलॉजी भी आता है, प्लांट बायोलॉजी भी आता है। सो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने डाउनलोड किया है, तो ये आप खोलिए, देखिए आप क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है सर। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर ऐसा होता है कि CSIR नेट में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चन आए हों? क्या समझा नहीं? सर रिपीट होते हैं क्वेश्चन पेपर नेट में? कंसेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, हमेशा याद रखना, कंसेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है। कंसेप्ट्स, उसका कंसेप्ट पता करो क्या है उसमें, बाकी जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। जैसे कोई टॉपिक तुमने पढ़ा है, चाहे वो गैडवी के लिए तुम पढ़ रहे हो, चाहे तुम CUT के लिए पढ़ रहे हो, हर एक का यही स्ट्रैटेजी होगा कि तुम उसका प्रीवियस या थोड़ा बहुत देखो, उससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि भाई हाँ इस जगह इम्पोर्टेंट है, इस जगह को फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है। बाकी आप ठीक है सर। क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, अगर और दिक्कत है तो जब क्लासेस चलेंगे पूछ सकते हैं। गेट एक्सेल से कहाँ कहाँ एडमिशन होता है? गेट एक्सेल से तुम्हारा PhD में एडमिशन होता है सब जगह, आइजर IIT जहाँ पे वैकेंसी निकलता है, और जो फेलोशिप देगा तुम्हें वो वहाँ पे एडमिशन होता है। जो इंस्टीट्यूशन फेलोशिप है, जैसे गेट तुम्हें पैसा नहीं देगा, मतलब गेट मीन्स ग्रेजुएट एप्टीट्यूड फॉर एग्जामिनेशन, तो MHRD का अंडर है, पर ये PhD फेलोशिप नहीं देता। जैसे मैंने तुम्हें DBT के बारे में बताया ना, जैसे तुम्हें CSIR के बारे में बताया, देज आर फंडिंग एजेंसी, ये पैसा देते हैं तुम्हें, पर गेट पैसा नहीं देता। गेट MTech करने के लिए पैसा देता, अलग बात है, PhD करने के लिए पैसा नहीं देता, MTech भी वही इंस्टीट्यूट देता है, ठीक है। बताइए और कुछ?
बोलिए। सर जैसे कि अभी नेट जो है दिसंबर के लास्ट में होता है एंड आज सर हो गई है 16-17 अक्टूबर। तो मैंने तो सर वैसे क्लासेस मतलब कि बट मेरे से सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है रोज डेली, मेरा फोकस ही नहीं बन रहा है, मेरी एक यूनिट भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो कि सर जितना टाइम रहता है 1 महीना लगा लो ना तो उतने टाइम में मैं कर पाऊंगी, क्योंकि सर मुझे कि मैं इस बार अपना जीआरएफ क्लियर करूं। आराम से देखिए, आप डिपेंड करता है कि आप कैसी चीज़ों को लेते हैं। आपने पहले पढ़ा है तो आपके लिए आसान होगा, नहीं तो दिक्कत होगा। यही कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप मतलब मेरे से बेहतर तो आप ही जानेंगे इस जो चीज़ें हैं। तो आप मैं ये यही एडवाइस रहेगा कि चीज़ों को आप मतलब जो पहले पढ़ चुके हैं उसको ज़्यादा रिवाइज कीजिए। वही हर एक का वही फंडामेंटल है कि लिख के प्रैक्टिस करना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हो जाता है तो ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाता है बेसिकली। सो आपको उसको यूटिलाइज़ करना है, ब्रेन को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। बस क्वेश्चन बहुत आसान ही आता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे अलग अलग कहाँ से पूछ लिया, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हो जाएगा अगर आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े तो नहीं होगा, सीधी बात। अगर नहीं जानता हूँ मैं किसी चीज़ को तो मैं कैसे करूँगा। अगर मैंने पहले पढ़ा है और कर सकता हूँ तो अलग बात है, रिवीजन चाहिए बस। ठीक है, ओके सर। और भाई बताओ, और किसी को कुछ दिक्कत या मैं आगे बढ़ूँ? कुछ चीज़ें बताओ तुम्हें, बोलो। और किसी को कुछ पूछ रहा था क्या? कमेंट क्या लिख रहे थे तुम यार? आईटी जैम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? अच्छा, कहाँ से करें? देखो, JNU सीप करके जो एग्ज़ाम होता था, JNU सीप, ठीक है, JNU सीप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा, मेरे पास भी है, चाहे तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा। उसका जो 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 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो कर लो पहला। दूसरा, जो जैम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैम में भी बहुत स्पेसिफिक एरिया से क्वेश्चन पूछता है, हर जगह से क्वेश्चन नहीं बनता है, तो तुम पूरा चैप्टर पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो जैम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पहले कर लो, वही करोगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ज़रूरत नहीं है। अगर करना चाहो नीट लेवल का क्वेश्चन करो, जेई मेन एडवांस कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सजेशन। और जैम का बायोलॉजी तो कहीं से भी करो। डिफरेंस बिटवीन MSc बायोटेक्नोलॉजी, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी। अब एमटेक बायोटेक्नोलॉजी बीटेक करने के बाद कर सकते हो तुम, MSc BSc के बाद कर सकते हो। अभी तो BSc तुम लोगों का BSc 3 साल का है ना, अभी जो प्रोग्राम चालू हो गया तो 4 साल का है, तो तुम डायरेक्ट PhD में घुस सकते हो। जैसे तुम लोगों का 3 साल का है BSc, तो तुम एमटेक नहीं कर पाओगे, तुम्हें MSc करना पड़ेगा पहले, उसके बाद एमटेक करोगे। अगर बीटेक करे हो 4 साल, देन यू कैन गो टू एमटेक, समझे? ये डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस। सिखाग्नि। सर हाँ बोलिए। सर एक बार एम्स पीजी के इंफॉर्मेशन बता दीजिए। एम्स बायोटेक का लिए तुम्हारा फॉर्म भरा के एग्ज़ाम लेता है। और हाँ मैं भूल गया यार, ICMR का जो लोग वायरोलॉजी में इंटरेस्टेड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी MSc वायरोलॉजी एंट्रेंस लेता है। सावित्री भाई फुले SPP यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होगा ये, ठीक है। NIV MSc इन वायरोलॉजी कराता है। जो वायरोलॉजी में इंटरेस्ट है, जो माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, सो दे कैन हैव लुक इनटू दिस प्रोग्राम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और NIV तो मतलब एक ही इंडिया का एक ही मात्र ऐसा है जो वायरोलॉजी मतलब डेडिकेटेड टू वायरोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। बाकी तो वायरस के ऊपर बहुत जगह काम होता है, अलग बात है। ICMR का इंस्टीट्यूट है। अब है एम्स का जो PG एंट्रांस, एम्स MSc बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम है, उसका जो तुम्हारा लास्ट में होता है। लास्ट उसमें जो क्वेश्चन आता है जनरली GAT B का लेवल ही आता है, GAT B बोलो या जैम लेवल मैक्सिमम, खाली बायोलॉजी क्वेश्चन आता है, तो उसमें टेंशन का कुछ बात नहीं है, ठीक है। ये है एम्स PG। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलता है जनरली, नहीं डिस्क्लोज़ करते हैं वो लोग। क्वेश्चन ओवरऑल लगभग सिमिलर रहता है, जैसा GAT B हो या कोई भी जो तुम्हारा
कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है उसके रिलेटेड ही होता है, मतलब अलग से कुछ होता नहीं है ऐसा कि अलग से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो इफ़ यू सर एम्स में कोई अमाउंट नहीं मिलता फेलोशिप? एम्स में फेलोशिप है कि नहीं एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, उनका ब्रोचर देखना पड़ेगा, पर फेलोशिप आई होप नहीं है शायद, पर खर्चा कम है। तो एम्स नेशनल इंस्टीट्यूट है तो पैसा नहीं लगता ज़्यादा पढ़ने में, ठीक है। सो अगर तुम मेरी बात सुनो, सो आज से अगर प्रिपरेशन चालू करो जब पढ़ता है तो मैं आपको, तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो क्या करोगे? अगर बहुत लोगों का हालत ऐसा है तो तुम्हारे मन में ये होगा कि अगर तुम दिसंबर का TIFR नहीं भी दे रहे हो, मैं सजेस्ट करूँगा 2 फॉर्म फिलअप चल रहा है, पर ये जैम ये सब छूटना नहीं चाहिए, सारे एग्ज़ाम्स दो। पढ़ाई कहाँ से होगा वो मैं गाइड तुम्हें कर दूँगा। पढ़ाई होने से पहले तुम्हें पहले ये माइंडसेट रखना है कि भाई एक नहीं हुआ ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, डर के मारे आधे लोग भाग जाते हैं। कितना बच्चे देते हैं पता है तुम्हें? जैम देता है मतलब मार काट के, सीट भी बहुत कम है छोड़ दो, गैड भी कितने बच्चे देते हैं? बहुत कम बच्चे देते हैं, 10,000 12,000 बच्चे देते हैं, उसमें पढ़ने वाले कितने हैं? मार काट के 4,000 2,000 होगा। अब और एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर तुम नहीं पढ़ोगे दूसरा लोग पढ़ लेगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो दूसरे लोग कर लेंगे। आकाश भाई ये दिमाग में रखना, अगर तुम नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करोगे तो दूसरे लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करके तुमसे आगे 4-5 नंबर लेके चला जाएगा, ठीक है। इसलिए जितना तुम कर सकते हो करके जाओ अपने एंड से, बाकी तो छोड़ दो, बाकी तुम्हारे हाथ में नहीं है, समझे आकाश भाई? ओके सर। हाँ, और जो पढ़ाई के लिए एडवाइस मैं बताऊंगा, एक एक करके हम शुरू करते हैं। देखो मेरा पैटर्न क्या रहेगा। पहले दिन मैं तुम्हें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन बताया हूँ। जो मैं जनरली शुरू करूँगा, मैं न्यूक्लिक एसिड से शुरू करूँगा। सो बायोकेमिस्ट्री का ये जो पार्ट है, द चैप्टर इज़ न्यूक्लिक एसिड। सो मैं टॉपिक में आता हूँ। टॉपिक में आ जाओ या किसी को कुछ पूछना है बताइए, या मैं कैसे पढ़ाता हूँ वो भी देख लो, है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। बिल्कुल, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। किसी को कुछ पूछना है पूछिए, या बाद में पूछेंगे? चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए क्या रहेगा हमारा। पहला चीज़ समझो, जीएस के बाद जीएस का बता दीजिए। जीएस अच्छा TIFR वाला क्या करोगे? TIFR वाला के लिए TIFR का जो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एक बार लगा लो। और TIFR क्वेश्चन अभी आसान बनाना चालू कर दिया है। लास्ट ईयर क्वेश्चन देखोगे बहुत फंडामेंटल सा चीज़ें पूछता है। तो केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, और जैसे बायोलॉजी तो ओवरऑल इकोलॉजी इवोल्यूशन थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए तुम्हें। कॉमन सेंस से क्वेश्चन होता है। TIFR के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चाहिए, कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछा जाता है। तुम थोड़ा बहुत अगर उसको देखोगे, पर फिजिक्स के लिए तुम्हें थोड़ा करना पड़ेगा, एकदम ब्लैंक जाओगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे, अगर कुछ छूटा तो मुझे बताओ, भेजो, मैं सॉल्व करूँगा और कैसे करते हैं उसको बताऊँगा, ठीक है। एज इन केस देखो कोई गारंटी नहीं लेता TIFR का। दिक्कत है कि TIFR कोई भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। जैसे मच्छर का क्वेश्चन पूछा था, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा, मच्छर जो तुम्हारा टेम्परेट रीजन से है ना, एक क्वेश्चन आया था 2021-22 इसमें, कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इसमें क्या होता है तुम्हारा, ये जनरल एप्टीट्यूड या जनरल साइंस का क्वेश्चन था। सो इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं कि मच्छर क्यों, मतलब जो कोल्ड रीजन है, जैसे ठंड के जगह पे मच्छर नहीं मिलते, मच्छर टेम्परेट रीजन में ही मिलते हैं, इसलिए इंडिया में ही मच्छर मिलेगा, बाहर उतना मच्छर नहीं मिलेगा। बाहर मतलब ठंड जगह सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लार्वा मर जाएगा। तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस तरह का अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर तुम्हें आइडिया है ग्लोबल वार्मिंग क्या है तो तुम आइडिया लगा पाओगे उससे, ठीक है। तो अगर कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उसके लिए यही एडवाइस है कि तुम क्वेश्चंस करो। अगर दिक्कत है तो डायरेक्ट मुझसे पूछो, किसी से भी पूछो, पर पूछो, ठीक है। अभी देखो जितने लोग मेरे बात सुन रहे हैं, लगभग 10 लोग हैं, तुम्हें पहला एडवाइस मैं यही दूंगा कि कम्युनिकेट करो। अगर नहीं हो रहा है तो बताओ, किसी को भी दोस्त को, मुझे, किसी को भी बताओ, और छोड़ो मत। ऐसा नहीं कि 4 दिन क्लास के 10 दिन भाग गए, ऐसा होगा। जैसे ये 15 है, आई होप और इंक्रीज़ होगा। मैं मान लेता हूँ कि तुम लोगों में से 10 या 20 लोगों ने इनरोल किया है। लास्ट में जाते जाते ऐसे 4 या 5 लोग ही हैं जो रहते हैं, और उस 4 या 5 लोगों का ही होता है। CSR में सेम बैच में हुआ, लास्ट क्लास में 2 या 3 लोग आते थे जब रिवाइज कराता था,
उसमें से जो हर दिन आता था उसी का ही हुआ। फिर से मैं बता रहा हूँ, चाहे तुम आओ ना आओ, प्रैक्टिस अपने एंड से करते रहो। और मेरा क्लास का वही शेड्यूल रहता है। मैं थोड़ा बता देता हूँ, देखो क्लासेस कैसे होता है। क्लासेस अभी तो शाम में ही होगा क्योंकि डेमो क्लासेस चल रहे हैं। मुझे मेरा जब थोड़ा पेस में आ जाऊँगा, जब दिसंबर जनवरी आ जाएगा, मैं सुबह क्लास लूँगा तुम्हारा। सुबह प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे तुम अगर थोड़ा बहुत तुम्हें दिख रहा है, जैसे CSR के लिए मैं कराता हूँ, ये सारे प्रैक्टिस सेट हैं। दिख रहा है तुम्हें क्वेश्चंस, ये दिख रहा है तुम्हें क्वेश्चंस। सो दीज आर सब प्रैक्टिस सेट, एक एक करके मैं कराता हूँ। ये अनुराधा इन लोगों से पूछा, टाइम नहीं मिलता, एडजस्ट नहीं हो पाता तो अलग बात है, पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने एंड से। हम लोग भी कराएंगे। और दूसरा चीज़ है कि कैसे हम एक एक करके जाएंगे। मैं अपना पार्ट तुम्हें मैं बता देता हूँ। देखो पहला ये जो न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट है, इस न्यूक्लिक एसिड का जो चैप्टर है ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। इसको हम अगर नहीं समझेंगे तो हम DNA क्या है, रेप्लिकेशन क्या है, ये नहीं समझ पाएंगे। सो न्यूक्लिक एसिड का 1 या 2 क्लास होगा, 1 नहीं 2 क्लास होगा, मैक्सिमम 3 क्लास। इस बार हम क्या करेंगे, पूरा एक अलग से एक प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे, मतलब खाली उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक ऐसा एक क्लास लेंगे। सो हमारा स्ट्रेटेजी ये रहेगा कि 2 क्लास, मतलब एक वीक में 2 क्लास रखेंगे। 2 क्लास में हमने एक टॉपिक कवर कर लिया। 3rd क्लास में तुम पढ़ के आओगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। पूरा एक प्रैक्टिस होगा, उसमें 20-25 क्वेश्चंस कर लेंगे। और उसके साथ साथ जैसे मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डाला है, अलॉन्ग विथ PI हम प्रैक्टिस करेंगे। अब तुम्हारा काम क्या होगा, तुम ये 2 क्लास का वीडियो फिर से देखोगे। ये जो मैं तुम्हें नोट्स बोलो, क्या कुछ भी बोलो, मैं जो लिखाऊंगा, मैं जो तुम्हें दूंगा, मैं बहुत क्रिस्प रखूँगा इस बार का कंटेंट। मेरे पास बहुत रिफाइंड चीज़ें मैंने करा लिया है, एक बैच ऑलरेडी हो चुका है, तो मेरा जो लूप होल था मैंने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है। सो तुम्हें ये 2 चैप्टर रिवाइज करने के बाद तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से लगाओगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है वो फिर से करोगे। नेक्स्ट वीक हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी एक मॉक टेस्ट अपलोड कर देंगे ऐप में। सब कुछ ऐप में आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रैक्टिस सेशन का रिकॉर्डेड लेक्चर, मॉक टेस्ट डाल देंगे, प्रैक्टिस कर लोगे, ये चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड तुम्हारा क्लोज होने के बाद ठीक 15 दिन के बाद जब और एक चैप्टर हो जाएगा, मान लो हम DNA रेप्लिकेशन चालू कर दिए, तो DNA रेप्लिकेशन के साथ इसका 10 क्वेश्चन, इसका 10 क्वेश्चन हम पंच करके डाल देंगे मॉक टेस्ट के लिए। तो तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड भी रिवाइज हो जाएगा और तुम्हारा DNA रेप्लिकेशन जो नया पढ़ा हुआ चैप्टर्स है वो भी रिवाइज हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? ये है पाथवे जिससे हम आगे बढ़ेंगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चाहिए, रिसोर्स चाहिए, अब पढ़ाई कैसा रहेगा, मास्टर्स लेवल में मैं जैसे CSR के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिखना मुश्किल है, पर मास्टर्स के लिए मैं ये बता रहा हूँ, जो मैं समराइज़ करूँगा 3-4 पेज में, 5-6 पेज में, उससे ज़्यादा करना नहीं है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इतना गारंटी मैं ले सकता हूँ। मैं तुम्हें क्वेश्चन भी दिखा दूँगा, 10 साल पहले का भी क्वेश्चन दिखाऊँगा, 2024 का भी क्वेश्चन दिखाऊँगा। देखना कितना सिमिलर है, पैटर्न में चेंजेस नहीं होता है बहुत ज़्यादा, कंसेप्ट हूबहू सेम टू सेम कंसेप्ट बार बार रिपीट होता है, मॉडिफाई किया जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे देखिए न्यूक्लिक एसिड, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। क्या बात करते हैं, स्टार्ट कर दे। अब देखो पहला चैप्टर जैसे मैंने रखा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड, उससे पहले हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, उसके बाद हम जेनेटिक मटेरियल में जाएंगे। अब देखो ये जो तुम्हारा चैप्टर है इसमें हम क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे। सो ये हम शुरू करेंगे न्यूक्लिक एसिड से। कि पवन भाई इतना थम्सअप मत करो यार, थम्सअप नहीं पीना है, चीनी खा के सब उसमें थम्सअप, तुम इतना थम्सअप का फ़ैन हो क्या? थम्सअप सुनो तो पहले। देखो अब जो तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड हाईलाइट डालो, चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। आधा घंटे का लेक्चर होगा, 10 बजे हम क्लास ख़त्म करेंगे। ठीक है, बहुत 10 बजे 20 मिनट का रखेंगे। ठीक है, देखो आज का जो पॉइंट्स हैं क्या क्या है। पहला न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड हेडिंग डाल दो, ये रहा तुम्हारा चैप्टर का नाम न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे पहले हम उसको समराइज़ कर देते हैं, क्या क्या पॉइंट है। पहला है स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ
नाइट्रोजिनस बेस, ये मैं चैप्टर का आउटलाइन दे रहा हूँ, तुम ये लिख लो ताकि तुम टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट तुम्हारे नोटबुक में रहेगा। स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस एंड पेंटोज शुगर। दूसरा, स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोसाइड, स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, हम डिस्कस करेंगे। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब सारे चीज़ एक एक करके अलग अलग कैसे हैं, क्या रिलेशन है इनमें, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट पहला टॉपिक हो गया, ये मेरा 15 आधा घंटा का काम है। दूसरा, फोर्थ, इंट्रोडक्शन टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सो जो डीएनए है, डीएनए के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डीएनए एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, बोलो भाई, अभी तक कुछ किसी को दिक्कत बताओ। सो डीएनए एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब हो गया काइनेटिक्स ऑफ रीनेचुरेशन एंड काइनेटिक्स ऑफ डीएनए, जिसमें हम मेल्टिंग टेम्परेचर के बारे में आइडिया रखाएंगे। उसके बाद जो रीनेचुरेशन काइनेटिक्स है इसके बारे में आइडिया, रीनेचुरेशन एंड डीनेचुरेशन काइनेटिक्स। ठीक है। 6 हम देखेंगे हायर ऑर्डर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसमें जी क्वाड्रुप्लेक्स ये सब आता है। क्या आता है? हायर ऑर्डर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आरएनए में आएंगे। तो ये 6 टॉपिक डीएनए का हो गया, बताओ, और ये हो गया आरएनए का। ठीक है, आरएनए में क्या क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पहला, दूसरा है तुम्हारा सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आरएनए, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं डीएनए से, क्या अलग अलग हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आरएनए। एंड उसके बाद जो लास्ट वन नॉट द लिस्ट, हम टेक्निक्स के बारे में देखेंगे रिलेटेड टू डीएनए, रिलेटेड टू न्यूक्लिक एसिड, जिसमें आता है तुम्हारा सीक्वेंसिंग, जिसमें आता है तुम्हारा इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें आता है तुम्हारा मान लो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसी का पार्ट होगा। सो ये है हमारा मोटा मोटी चैप्टर, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, की पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन बता देंगे कि भाई देखो ये क्वेश्चन है, तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखना है, ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना। अभी तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। तो हम ये पहला जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं आज। ठीक है, चलो अब देखो क्या करेंगे हम। पहला जो चीज़ है, देखो पहला जो नंबर 1 है, दैट इज स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजिनस बेस एंड पेंटोज शुगर। अब इससे पहले, सब कुछ शुरू करने से पहले हमें कुछ कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे कि मैं तुम्हें एक बार फिगर दिखाता हूँ। देखो सब कुछ इजी में है, सब कुछ नोट वोट सब बना हुआ है, तुम्हें खाली पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखो ये जो तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड है, क्या है न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड इज बायोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना। न्यूक्लिक एसिड में आता है तुम्हारा डीएनए आरएनए, है ना। इसमें किसी को कोई डाउट? ये तो सब लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं, नहीं है कोई डाउट नहीं है। अब जो तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड है, ये किस चीज़ से बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। अच्छा, बायोपॉलीमर के बारे में जब ध्यान आता है, कोई एक और एग्जाम्पल देना चाहोगे तुम लोग बायोपॉलीमर का? एनी अदर एग्जाम्पल ऑफ बायोपॉलीमर? क्लासेस में रिस्पॉन्स करना है, अगर नहीं करोगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे, पहला चीज़।
तो क्लासेस में अनम्यूट करके तुम कितना भी बेवकूफ़ हो, अपना बेवकूफ़ी अगर यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करोगे, मतलब सुधारोगे नहीं, तो बाद में जाके तुम्हारा ही प्रॉब्लम होगा। मेरा तो जो होना था हो गया है ना। तो बायोपॉलीमर का मतलब क्या है, दूसरा एग्जाम्पल अगर किसी को पता है तो काइंडली बताइए। कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल, पॉलीसैकेराइड या पॉलीपेप्टाइड, बिल्कुल सही, बिल्कुल, वेरी गुड। सो प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन्स, वो भी एक बायोपॉलीमर है। अब पॉलीमर मतलब मोर देन वन मोनोमर आर जॉइंड बाई सम बॉन्ड्स, दे विल फॉर्म बायोपॉलीमर। बहुत बढ़िया। अब किस चीज़ से बना है? बना है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? 3 चीज़ों से बना है। एक है न्यूक्लियो बेस, दूसरा है पेंटोस शुगर, तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, सेम चीज़ तुम अपने नोटबुक में लिख लो। मैंने अपने हाथ से यही लास्ट क्लास में ही लिखा था, इसलिए मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ। न्यूक्लियोटाइड मतलब 3 कंपोनेंट होगा। न्यूक्लियोटाइड का जो टी है दैट स्टैंड फॉर 3 कंपोनेंट रहेंगे, न्यूक्लियो बेस, पेंटोस शुगर। मेरे साथ बताओ बताओ क्या क्या रहेगा, बताओ आकाश भाई। न्यूक्लियो बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट। हाँ, ये फिर से बताओ, न्यूक्लियो बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। म्यूट करके ये अपने मन में बताओ। हाँ, तो न्यूक्लियो बेस जो होगा उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगे? प्यूरिन, पायरिमिडिन। प्यूरिन में क्या क्या है? एडेनिन, गुआनिन। और पायरिमिडिन में साइटोसिन, थाइमिन। और आरएनए में यूरासिल। फिर से बताओ मेरे साथ, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या कंपोनेंट रहेगा? न्यूक्लियो बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। 3 कंपोनेंट नाम है, न्यूक्लियोटाइड नाम है इसलिए 3 है। 3 फॉर टी का इनिशियल 3। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट रहता है, न्यूक्लियो बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, बोलो समझ में आया? कोई किसी प्रॉब्लम बताओ, बोलो। हाँ। ठीक है। अब दूसरा है पेंटोस शुगर में हम डी राइबोज, जो आरएनए के केस में पाया जाता है, और डीएनए के केस में पाया जाता है डीऑक्सी राइबोज, इसलिए इसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नाम में ही उसका सब कुछ काम है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखेंगे, क्योंकि ये जो सारे केमिस्ट्री तुम्हें लगेगा कि भाई करके क्या फ़ायदा। आरसीबी में जाओगे इंटरव्यू देने या कहीं पे भी जाओगे, बोर्ड में डाल के खड़ा कर देंगे, बोलो अपने मन का एक न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियो बेस बनाओ, चाहे एडेनिन बनाओ, चाहे गुआनिन बनाओ, चाहे साइटोसिन बनाओ, अपने मन का एक न्यूक्लियोटाइड बना दो। न्यूक्लियोटाइड बनाओगे तो 3 चीज़ें रहेगा, एक पेंटोस शुगर रहेगा, एक फॉस्फेट ग्रुप रहेगा और एक न्यूक्लियो बेस रहेगा। बोलो अभी तक समझ में आया? क्यों मैं ड्रॉ करा रहा हूँ? क्यों इसका रिलेवेंस में क्वेश्चन में भी दिखेगा कि भाई कौन से पोजीशन पे ऑक्सीजन है, इसलिए क्लैरिटी तुम्हें रहना चाहिए कि भाई कौन से पोजीशन पे क्या है। ठीक है, हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में। अब हाँ, और एक दूसरा चीज़, जो न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या है, मेरा नेक्स्ट पॉइंट वही रहेगा। तो तुम्हारा जो न्यूक्लियोटाइड है 3 कंपोनेंट क्या क्या है बताओ? तुम्हारा न्यूक्लियो बेस, राइबो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। अगर तुम फॉस्फेट ग्रुप हटा दोगे तो उसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, टी फॉर 3, टी फॉर 3, टी फॉर टाइड। कंप्लीट? भूलोगे हाँ कि ना, बोलो। हमेशा साइड और टाइड में क्या डिफरेंस है? एस और टी। टी मतलब 3 कंपोनेंट क्या क्या? फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं रहेगा। तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, एक न्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल दो, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एक न्यूक्लियोसाइड का एग्जाम्पल दो, एडिनोसिन। एक न्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल दो, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। एक न्यूक्लियोसाइड का एग्जाम्पल दो, गुआनोसिन। फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। समझ में आया हाँ कि ना? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बोलो हाँ कि ना, बोलो यार, ऐसे थोड़ी चलेगा हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो क्या क्या पॉइंट हम लिखेंगे इसमें अपने कॉपी में? पहला पॉइंट, ये जो चीज़ मैंने लिखा है एज इट इज़, कुछ नहीं करना है, जैसा मैंने अपने हिसाब से बनाओ, या जो पॉइंट मैंने बताया उसको लिख लो। बोलो, आगे बढ़े। लिखने के लिए 2 मिनट टाइम देते हैं, 1 मिनट टाइम देते हैं, लिख लो, फटाक से लिख लो। न्यूक्लियो बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। लिखना हो गया तो आगे बढ़ेंगे, बताओ। अब उसके बाद हम तुम्हें क्वेश्चन में लेके जाएंगे। पहला चीज़, चाहे कहीं भी पढ़ो, पहला चीज़ ये ध्यान रखना
कि जो कंसेप्ट तुमने पढ़ा है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन वो कंसेप्ट पढ़ने का कोई मतलब ऐसा नहीं है भाई, फिर भी ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है ना कि जहाँ से पढ़ोगे वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, पर मोटा मोटी क्वेश्चन आने चाहिए। तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे मेरा पढ़ाना बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, हो सकता है। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है, अगर अब कैसे पता करोगे कि नहीं आया भाई, तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। अगर तुम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया वो चीज़, तो तुम्हें अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करना है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। देखो नाइट्रोजनस बेसिस इसके नीचे ही है। हाँ, न्यूक्लियोटाइड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब हम एक एक करके हेडिंग डालो। हेडिंग क्या डालोगे, नीचे जाते हैं एकदम, चलो। हाँ, अब लिखो नाइट्रोजनस बेस। पहला पॉइंट लिखो स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजनस बेस, ये वाला पॉइंट, इसको हम पढ़ेंगे आज। लिखो नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस और बेसिस। ठीक है, क्या है नाइट्रोजनस बेस, क्या क्या है नाइट्रोजनस बेस? एक है पायरीन, दूसरा है प्यूरिन। ठीक है, पायरिमिडीन और प्यूरिन। ठीक है, पहला पॉइंट नोट डाउन करो। द नाइट्रोजनस आर डेरिवेटिव ऑफ टू पेरेंट कंपाउंड पायरिमिडीन। द नाइट्रोजनस बेसिस are derivative of two parent compound pyrimidine and purine। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, दे आर हेट्रोसाइक्लिक, मतलब उसमें कार्बन छोड़ के और भी कंपाउंड्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन। हेट्रोसाइक्लिक एंड प्लेनार, मतलब दे हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब और एक केमिकल प्रॉपर्टी इसका है कि दे आर वाटर इनसॉल्युबल, दे आर वाटर इनसॉल्युबल एंड एरोमेटिक। ठीक है, ये हो गया हमारा इसके बारे में इंफॉर्मेशन, नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब नाइट्रोजनस बेसिस में हम प्यूरिन और पायरिमिडीन के बारे में स्टडी करते हैं। देखो ये जो तुम्हारा प्यूरिन है उसको हम पहले ड्रॉ करते हैं, कैसा दिखता है, थोबड़ा कैसा है दिखता है ना। अब देखो 10 बज गया क्या, बताओ, ज़्यादा ओवरडोज हो जाए छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिन कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करें या छोड़ दे, बोलो। अच्छा कर लेते हैं, नाइट्रोजनस बेस ख़त्म कर देते हैं। अब ये रहा तुम्हारा प्यूरिन और ये रहा तुम्हारा पायरिमिडीन। प्यूरिन कहाँ पे रहता है बताओ, क्या है प्यूरिन में, नाम बताओ। एडेनिन गुआनिन, डीएनए में रहता है ना। प्यूरिन इज डबल रिंग स्ट्रक्चर, वेरी गुड। नाम छोटा, स्ट्रक्चर बड़ा। कैसे, जैसे मैं तो याद रखता हूँ कि प्यूरिन नाम छोटा है पर इसका स्ट्रक्चर बड़ा होगा। देखो कार्बन, नोमेनक्लेचर भी इम्पॉर्टेंट है, नंबरिंग भी इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन। अब कार्बन का कितना वैलेंसी है, 4। अब वैलेंसी फिल करेंगे, CH नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड NH CH डबल बॉन्ड। कहाँ कहाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नोमेनक्लेचर देखो, 1 2, वेरी गुड वेरी गुड, 1 2 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7, ये रहा 8, ये रहा 9। तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ है बताओ, नाइट्रोजन का पोजीशन कहाँ कहाँ है, तुम्हारे सामने ड्रॉ किया हूँ, बताओ। 1 3 1 3 7 9, बोलो 1 3 7 9, 1
379 नाइट्रोजन का पोजीशन है। किसी कोई डाउट? वेरी गुड। अब पायरिमिडीन को ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो पायरिमिडीन को जो खांचा है वो ड्रॉ करते हैं। इसके ऊपर ही मॉडिफिकेशन होता है, इसलिए मैंने बोला ये पेरेंट कंपाउंड है जहाँ से डिराइव होता है। तो हम ड्रॉ करते हैं। तो हम कार्बन ले लिए, अब नाइट्रोजन ले लिए, अब हम क्या करेंगे, कार्बन ले लिए, अब हम नाइट्रोजन ले लिए, अब हम कार्बन ले लिए, हम कार्बन ले लिए, रिंग फिलअप हो गया। अब देखो ये नाइट्रोजन, अब हम वैलेंस फिलअप करेंगे। ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। नाइट्रोजन कहाँ है बताइए? 1। अब इसका नोमेनक्लेचर यहाँ से नहीं होगा, फिर से गलती कर मैंने गलती कर दी। देखो 1 2 3 4 5 और 6। कैसे घुमा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। घड़ी किस तरह घूम रहा है? 12, उसके बाद कितना बदलता है? 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9। तो घड़ी इस तरह घूमता है ना, तो ये क्लॉकवाइज घुमा। सो ये जो रिंग का नोमेनक्लेचर होगा वो क्लॉकवाइज होगा, ये जो रिंग का नोमेनक्लेचर होगा वो क्लॉकवाइज होगा, पर ये जो रिंग का जो नोमेनक्लेचर होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो प्यूरिन का एक रिंग का नोमेनक्लेचर एंटी क्लॉकवाइज होगा, दूसरे का होगा क्लॉकवाइज। पायरिमिडीन का होगा क्लॉकवाइज। समझे? तो नाइट्रोजन का पोजीशन बताओ पायरिमिडीन में। 1 3 1 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ कि ना बोलो। क्यों इम्पॉर्टेंट है? सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, बताऊंगा। क्वेश्चन कहाँ पूछता है पता है? कि किस पोजीशन के साथ तुम्हारा पेंटोस सुगर जुड़ा रहता है। प्यूरिन का कौन से नाइट्रोजन के साथ पेंटोस सुगर जुड़ा रहता है? जो बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है कौन से नाइट्रोजन के साथ जुड़ा रहता है, या कौन से कार्बन के साथ? कार्बन नहीं, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा रहता है। तो इसलिए ये दिमाग में छाप लो। इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोसीड करेंगे दूसरे कंसेप्ट को लेके। बोलो, यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बहुत कम चीज़ों को दिखाया मैंने आज। तुम्हारा काम क्या होगा, अब मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बताता हूँ। देखो अब तुम क्या करोगे, पहला पॉइंट पढ़ोगे। लिनिंजर करके बहुत अच्छा बुक है, इसमें मैं तुम्हें जितना बता रहा हूँ लिनिंजर करके एक बुक है। कहाँ गया लिनिंजर चाचा? वेयर इज़ लिनिंजर? पहला बुक एल्बर्ट लिनिंजर। हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे पेज नंबर कंटेंट में जाके, स्ट्रक्चर एंड कैटालिसिस। यहाँ पे देखो लिखा है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड, लिखा है ना। तुम्हारे पास अगर टाइम है तो पढ़ो, नहीं टाइम है तो मैं जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ पढ़ना। क्या है न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट। अब यहीं पे देखो ना, बुक भी पढ़ लिए, क्या दिक्कत है भाई? कहाँ से पढ़ते हो? वैसा बुक पढ़ना नहीं है, बहुत हार्ड है, मुश्किल है। मैं तुम्हें तुम्हारे सामने खोल के बता रहा हूँ। कहाँ डिफिकल्टी लग रहा है तुम बताओ यार, हम तुम्हारा दिक्कत दूर कर देंगे। देखो नाइट्रोजन डेरिवेटिव ऑफ 2 पेरेंट कंपाउंड, ये सेम चीज़ मैंने तुम्हें लिखा है पायरिमिडीन एंड प्यूरिन। द बेसिस एंड पेंटोस ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियोटाइड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब यही तो मैंने ड्रॉ किया उधर। ये रहा प्यूरिन, ये रहा पायरिमिडीन। नाइट्रोजन कहाँ पे है? 1 3। बताओ, रटो पूरा, बुरी तरह रटो। प्यूरिन में कहाँ नाइट्रोजन रहता है? 1379 1379 1379। और पायरिमिडीन में 13। बहुत वेरी गुड। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में कहाँ चेंज होता है? 2' ओएच पे 2' ओएच पे। नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस करेंगे। ठीक है, बोलो हाँ कि ना। तो हमने न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात किया, पर्टिकुलरली हमने बात किया नाइट्रोजन बेसिस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जो मेजर प्यूरिन और पायरिमिडीन बेसिस हैं, उनके बारे में हम एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल के बारे में हम बात करेंगे। अब देखो तुम्हारा मन का सब कुछ डाउट निकाल देता हूँ। देखो ये रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तुम्हारा क्वेश्चन बैंक, जिसमें CSR का भी क्वेश्चन है और तुम्हारा सब कुछ का, जैसे जैम का क्वेश्चन है। देखो जैसे ये ATP का डायरेक्ट पूछ ले, सपोज ये गेट का भी एक क्वेश्चन है। द बेसिस दैट आर प्रेजेंट इन DNA, बताओ क्या है ये गेट का क्वेश्चन है। बताओ यार, आप इससे आसान क्या ही क्वेश्चन पूछेगा? गेट का क्वेश्चन है, क्या क्या रहता है बताओ DNA में, और क्या। अब देखो जैम का और क्वेश्चन 2-4 देख लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड किस चीज़ से बना होता है बताओ?
जो चीज़ पढ़ाता हूँ उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तुम्हें। अभी एक लाइन तुम्हें मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या है। देखिए आकाश भाई सब कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, बोले हाँ कि ना, बोले हाँ कि ना, बस। और क्या ही पूछेगा भाई, क्या ही पूछेगा। देखिए डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है वो पूछा है, क्या पूछा है डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है, क्या और क्या पूछा है कि भाई जो अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसी के बारे में कि जो थाइमिन और यूरासिल में स्ट्रक्चरल डिफरेंस है कहाँ है। देखो मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी बना के भी रख चुका हूँ, ये इसमें मिल जाएगा तुम्हें, और मैं ड्रॉ भी कराता हूँ। लास्ट क्लास में भी ड्रॉ किया, सब क्लास में मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो एटीपी में क्या क्या बॉन्ड प्रेजेंट है वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। वो क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, मैं बता रहा हूँ। यही पूछ के कि भाई फॉस्फोएनाइड्राइड बॉन्ड कहाँ पाया जाता है, कौन सा कंपाउंड में फॉस्फोएनाइड्राइड बॉन्ड पाया जाता है, ये देखो 4 स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैं बता दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहीं पे रख रहा हूँ। किसी को कोई डाउट परेशानी है तो बताइए।